नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कोर्ट केस कैसे पूरे देश की कहानी बदल सकता है? आज हम भारत के कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने हमारे आज के लोकतंत्र और हमारे अधिकारों की बुनियाद रखी है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई एक अकेला अदालती मामला किसी देश की दिशा बदल सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। ये सिर्फ कानूनी लड़ाइयां नहीं थीं, ये वो लम्हे थे जहां देश की आत्मा को, उसके सबसे जरूरी उसूलों को तराशा गया और उन्हें एक नई पहचान दी गई। आज की हमारी बातचीत 4 हिस्सों में बंटी है। हम संविधान के मूल ढांचे को समझेंगे, फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की दिशा देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ कैसे बनते हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, संविधान का मूल ढांचा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या संविधान में कुछ ऐसा है जिसे संसद भी नहीं बदल सकती? और इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिला 1973 में केशवानंदी भारती केस से। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की आज तक की सबसे बड़ी बेंच, पूरे 13 जज एक साथ बैठे सिर्फ ये तय करने के लिए कि पार्लियामेंट की पावर की लक्ष्मण रेखा कहाँ है। और इसी केस से निकला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि पार्लियामेंट घर के अंदर के कमरों को रिनोवेट कर सकती है, पेंट बदल सकती है, लेकिन घर की नींव, उसकी बुनियाद को नहीं हिला सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये सब उसी बुनियाद का हिस्सा हैं। इस बात को और पक्का किया 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने। ये स्लाइड एकदम परफेक्टली दिखाती है कि लड़ाई किस बात की थी। एक तरफ संसद की शक्ति, दूसरी तरफ संविधान की सर्वोच्चता। और कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बॉस कौन है? पार्लियामेंट नहीं, भारत का संविधान। फिर आया एसआर बोम्मई का मामला, जिसने इस नींव को और भी मजबूत कर दिया। इसमें दो बहुत जरूरी बातें हुईं। पहले, ये कहा गया कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी, आर्टिकल 356, मतलब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो पावर है, उसके गलत इस्तेमाल पर एक लगाम लगाई गई। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर। देखते हैं कैसे हमारी अदालतों ने एक तरह से गार्डियन बनकर हर एक नागरिक की पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी के मतलब को और भी गहरा बनाया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 21। ये टाइमलाइन देखिए, ये कमाल की कहानी बताती है कैसे सिर्फ एक लाइन, जीवन का अधिकार, का मतलब पिछले 40-50 सालों में फैलता चला गया। 1978 के मेनका गांधी केस से शुरू होकर 2017 में निजता के अधिकार तक इसका दायरा बस बढ़ता ही गया है। खास तौर पर मेनका गांधी केस की बात करें तो इस फैसले का निचोड़ इस एक लाइन में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ये कहकर किसी की आज़ादी नहीं छीन सकती कि भाई कानून तो यही है। नहीं, वो कानून भी फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, मनमाना या जुल्म करने वाला नहीं। मतलब किसी का पासपोर्ट जब्त करना है तो उसकी एक सही तर्कसंगत प्रक्रिया होनी चाहिए। फिर आया 1985 का शाहबानो केस। इस केस ने एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट शुरू कर दी, सेक्युलर कानून और धार्मिक पर्सनल लॉ के बीच। लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक महिला के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सबसे ऊपर रखा। फैसला ये था कि सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार हर भारतीय महिला का है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। और अब चलते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की तरफ। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि हमारी जुडिशरी ने सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं की, बल्कि एक ज्यादा बराबरी वाला समाज बनाने में एक एक्टिव रोल निभाया है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 50%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के एक ऐतिहासिक मामले इंद्रसानी केस में तय किया था। इस केस को हम सब मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस ने 3 बड़े काम किए। पहला, इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को हरी झंडी दी। दूसरा, इसने कहा कि कुल मिलाकर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और तीसरा, इसने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, यानी आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। एक तरह से ये बराबरी और सकारात्मक कार्रवाई के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। और फिर बात करते हैं विशाखा गाइडलाइंस की।
ये मामला इसलिए इतना अहम है क्योंकि इसने एक कानूनी खालीपन को भरा। उस वक्त वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई साफ कानून था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे बढ़कर ये गाइडलाइंस जारी की। इसमें साफ साफ बताया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, इसे रोकने के लिए कंपनी की क्या जिम्मेदारी है और शिकायतों के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाना जरूरी है। कमाल की बात यह है कि यही गाइडलाइंस बाद में 2013 में जाकर कानून बनी। तो हमने इन 3 पिलर्स के जरिए देखा कि ये केस सिर्फ पुराने फैसले नहीं हैं, ये वो नींव के पत्थर हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर आज भारत का लोकतंत्र खड़ा है। तो चलिए एक नज़र में सब कुछ फटाफट रिकैप कर लेते हैं। केशवानंद भारती मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, मेनका गांधी मतलब आर्टिकल 21 का विस्तार, इंद्र सहनी यानी आरक्षण पर 50% की लिमिट, विशाखा मतलब वर्कप्लेस सेफ्टी और पुट्टुस्वामी मतलब राइट टू प्राइवेसी। ये है वो मेन टेकअवेज। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अगला ऐतिहासिक मामला किस बारे में होगा। वो कौन सी बड़ी चुनौती होगी जिसका जवाब हमारे संविधान को और हमारी अदालतों को देना होगा।